हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वन। हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर वन का पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ चैप्टर टू भी उसी में इंक्लूड कर दिया था मैंने। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 16, जो कि 16th वीडियो है। और पार्ट बी में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। और उसमें एक टॉपिक है नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन कोई तिरछा काट है, उस पर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के अंदर ही एक टॉपिक है दैट इज नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइन प्लेन। हिंदी में अगर बात करें तो तिरछी काट पर लंब तथा कर्तन प्रतिबल, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो उसमें कई केसेस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू दैट, थोड़ा सा हम ये समझे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो देखा था स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्ट्रेस देखा था, शियर स्ट्रेस देखा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा था, नॉर्मल स्ट्रेन पढ़ा था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो स्ट्रेसेस इस तरीके से तो हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि कोई नॉर्मल लोड लग रहा होता है, तो लोड जो है कई तरीके से लग सकता है। एक तो एक सिंगल डायरेक्शन में लग रहा हो, ठीक है, या फिर यानी एक सिंगल डायरेक्शन का मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल पे लग सकता है, वाई जेड समतल पे लग सकता है, जेड एक्स समतल पे भी लग सकता है। और वन बाय वन अगर हम देखेंगे, अगर सिर्फ सिंगल एक्स वाई प्लेन पे ही लग रहा था तो उसमें उसकी उसकी वजह से जो सिंगल एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल लोड लग रहा था, लंब बल लग रहा था, उसकी वजह से जो हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते थे वो नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट। लेकिन अगर हम बीच से उसको रॉड को बीच से किसी एंगल पे कट कर दें, तो वो जो एंगल पे काटा हुआ तिरछा काट होगा, जो इंक्लाइन प्लेन होगा, ऑब्लिक प्लेन होगा, उस पे कैसे कैसे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, कितने कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो आगे प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगी, वो हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है। तो बेसिकली हम अपने चैप्टर में या अपने सिलेबस में ये पढ़ेंगे कि दो, एक तो एक्स वाई प्लेन यानी सिंगल फोर्स लग रहा हो, या फिर वाई जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन दोनों पे लग रहा हो। दैट मीन्स बाई एक्सियल और सिंगल एक्सियल पे दोनों स्ट्रेसेस, दोनों टाइप के फोर्सेस को कंसीडर करके इंक्लाइन प्लेन पे हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक ही अक्षीय बल के कारण, यानी केवल एक ही अक्षीय बल के कारण क्या होता है इंक्लाइन प्लेन पे। तो देख सकते हैं, कंसिडरिंग अ रॉड, हमने ये एक रॉड कंसीडर की हुई है, देख सकते हैं आप। इस पे जो है डब्लू एक लोड लग रहा है, उसको पी लोड भी मान सकते हैं, एक बाह बल लग रहा है जो कि नॉर्मल लोड है। ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो काट का क्षेत्रफल है, उसको हमने ए माना है। ठीक है। अब इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि एक इंक्लाइंट प्लेन हमने कट किया है। ठीक है। अब इस जो लोड है, इस लोड की वजह से ये जो इंक्लाइंट प्लेन हमने एज्यूम किया है, जिसको हम सी डी बोल रहे हैं, इस सी डी प्लेन पे इस लोड की वजह से डब्लू जो लोड लग रहा है, उस पे दो टाइप के फोर्सेस आएंगे। एक फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स, जो कि इसके लंबवत लगेगा, तो लंब बल यानी कि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और एक फोर्स इसके पैरेलली लगेगा, जिसको हम शियर फोर्स बोलेंगे, वो समांतर बल होगा। ठीक है। और वो किसकी वजह से लग रहा है, जो बाहर डब्लू लोड लगा है उसकी वजह से इस इंक्लाइन प्लेन पे यानी तिरछे काट पे ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल और एक शियर। ठीक है। और ये जो जो एंगल, जिस एंगल पे ये झुका हुआ प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, वो एंगल हमने थीटा ये एज्यूम किया है। वो किससे, वर्टिकल से, यानी कि जो सी बी है परत, उससे जो है थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो एक तो इंक्लाइन प्लेन अगर हम छोड़ दें, तो इंक्लाइन प्लेन को हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी समझते हैं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये डब्लू साइन थीटा, डब्लू कॉस थीटा कैसे आया है। तो जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा कि फोर्सेस का रिजोल्यूशन करते हैं, उसके घटक निकालते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये डब्लू जो लोड लग रहा था, दिस इज द डब्लू लोड, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये जो डब्लू लोड यहाँ पे लग रहा है, मान लीजिए ये डब्लू लोड, इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे, तो इसका जो इफेक्ट आएगा इस प्लेन पे भी आएगा। अब ये जो डब्लू लोड है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है। एक घटक जो है नॉर्मल डायरेक्शन में मानेंगे, एक घटक जो है इसके समांतर डायरेक्शन में मानेंगे, समांतर रेखा के डायरेक्शन में। ठीक है। तो जो ये, अगर ये थीटा एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी जो एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बाय ज्योमेट्री।
ठीक है। अब ये जो W है इसका जो कंपोनेंट लेंगे तो जिधर से एंगल दिया होता है, आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, जिधर से एंगल दिया होता है उधर कॉस मानते हैं, जिधर एंगल नहीं दिया होता उधर साइन मानते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा W का, इस इधर एंगल दे रखा है इस नॉर्मल डायरेक्शन में, तो W कॉस थीटा ये नॉर्मल फोर्स हो गया, लंब बल हो गया। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर एंगल नहीं दे रखा, यानी ये वाला एंगल नहीं दे रखा, तो ये W साइन थीटा होगा। ठीक है। तो दिस शियर फोर्स, यानी ये शियर फोर्स S जो है W साइन थीटा हो गया, और नॉर्मल फोर्स W कॉस थीटा हो गया। ओके। अब इनकी जो नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स है, उसके अलावा इस जो हमने अभी पहले पढ़ा था, इस लोड की वजह से एक डायरेक्ट स्ट्रेस आता था। उस डायरेक्ट स्ट्रेस को हम सीधा प्रतिबल बोलते थे, उसको सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। वो सिंपली क्या होगा, W बाय ए होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, P बाय ए होगा या W बाय ए होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल जो है जो बन रहा था बी सी डी ट्रायंगल में हम कॉस थीटा लगाएंगे। यहाँ पे कॉस थीटा लगाएं तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, इसका आधार कितना है BC, और हाइपोटेन्यूज यानी कि कड़ कितना है CD। तो कॉस थीटा बराबर BC अपॉन CD हो गया। तो यहाँ से हम CD का अगर मान निकालें तो CD बराबर BC अपॉन कॉस थीटा हो गया। ये CD सिर्फ लेंथ है। अगर हम इसी को एरिया में तब्दील कर दे, बदल दें, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया यहाँ पे भी आ जाएगा, एरिया यहाँ पे। तो एरिया ऑफ CD बराबर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ CD बराबर एरिया ऑफ BC अपॉन कॉस थीटा। यानी यहाँ बस एरिया मैंने ऐड कर दिया, तो एरिया ऑफ CD बराबर एरिया ऑफ BC अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है, यानी कि ये CD का क्षेत्रफल बराबर BC का क्षेत्रफल अपॉन अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि एरिया ऑफ BC हमें पता है, यानी ये जो BC है, ये जो काट का क्षेत्रफल, उसको हमने A माना है, उसको हम A रख देंगे। तो एरिया ऑफ BC को हमने A रख दिया है, नीचे कॉस थीटा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नॉर्मल स्ट्रेस हमें निकालना है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा लेंगे, जब हम इस डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस किस पे निकाल रहे हैं, CD पे निकालेंगे। तो CD का एरिया लेंगे, तो नॉर्मल स्ट्रेस बराबर नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ CD लेंगे, CD का क्षेत्रफल। और लंब बल, और लंब बल कितना था, W कॉस थीटा था। तो लंब फोर्स यानी नॉर्मल फोर्स की जगह W कॉस थीटा, और एरिया ऑफ CD हमने यहाँ से निकाल लिया है A बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से A बाय कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो W बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला आया है नॉर्मल स्ट्रेस का, सिग्मा n बराबर W बाय A कॉस स्क्वायर थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस ये कहाँ पे है, तिरछी काट पे लंब प्रतिबल है, सिग्मा n से प्रदर्शित कर रहे हैं वो। और ये तब है जब एक सिंगल एक ही अक्ष पे बल लग रहा हो तब। ठीक है। अब इस तरीके से हम शियर फोर्स निकालेंगे, तो शियर फोर्स जो शियर स्ट्रेस निकालेंगे, तो कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस बराबर शियर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ CD का एरिया लेके। और शियर फोर्स जो हमने लिखा था यहाँ समांतर डायरेक्शन में, W साइन थीटा, तो यहाँ पे W साइन थीटा रख देंगे स्टूडेंट। और एरिया ऑफ CD बेटा क्या था, A बाय कॉस थीटा हमने ऊपर से निकाल लिया था, तो A बाय कॉस थीटा रख देंगे। तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और देखिए बेसिकली ये होगा कैसे, W बाय, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, W बाय ए, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी S थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का अगर कर दूँ, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर क्या आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। तो ऊपर वाले 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा लिख देंगे। और नीचे बच जाएगा W अपॉन 2A, यहाँ पे आ जाएगा, तो W बाय 2A। तो फॉर्मूला हमारा शियर स्ट्रेस का क्या आ गया, टाउ W बाय 2A साइन 2 थीटा। ये शियर स्ट्रेस कहाँ पे है, जो आपका नॉर्मल जो इंक्लाइन प्लेन था, इंक्लाइन प्लेन पे शियर स्ट्रेस हमने निकाल लिया, कर्तन प्रतिबल निकाल लिया है, जो कि तिरछा काट है। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें, हमने फॉर्मूला देखा था नॉर्मल स्ट्रेस का W बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एंगल कॉस थीटा है, तो अगर कॉस थीटा का मान मैक्सिमम रख देंगे तो हमारा मैक्सिमम मान सिग्मा एन का मिल जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा एन हम क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है, और वो कितने डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे लेंगे। तो थीटा बराबर हम उसमें 0 रख देंगे, तो कॉस 2 थीटा यानी कॉस 0 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मान कितना आ गया नॉर्मल स्ट्रेस का, W बाय ए, जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद टाउ का मैक्सिमम मान निकालना है, तो उसमें साइन 2 थीटा है, यहाँ पे देख सकते हैं साइन 2 थीटा है, तो इसको हम इसका मैक्सिमम मान साइन 2 थीटा बराबर 1 रख देंगे। तो साइन 2 थीटा बराबर
जस्ट अ सेकेंड, 1 रख दिया है, तो ये साइन 1 कितने डिग्री पे होता है, साइन 90 डिग्री पे, तो ये 2 थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा और थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि जो टाउ का मैक्सिमम मान मिलेगा वो 45 डिग्री पे मिलेगा और नॉर्मल स्ट्रेस का जो मैक्सिमम मान मिलेगा 0 डिग्री पे मिलेगा। अब इसको थीटा 45 डिग्री रख देंगे उसमें, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, तो W/2A होगा। और ये W/A क्या है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है या डायरेक्ट स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस का हाफ होता है। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस जो कि नॉर्मल प्लेन पे, सॉरी इंक्लाइन प्लेन पे था। तो होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको पूछ भी सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं कि जितने भी टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस होंगे, यानी कि जितने भी आपके लंब प्रतिबल होंगे जो कि टेंसाइल होंगे, यानी कि तनाव लंब प्रतिबल होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब जितने भी कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस होंगे, यानी कि संपीड़ित संपीड़ित लंब प्रतिबल होंगे, उसको निगेटिव लेंगे। इन ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, यानी कि जो झुका हुआ प्लेन है, तिरछा प्लेन है, उस पर जो शियर स्ट्रेस होगा, अगर वो शियर स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसमें पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे, ये हमेशा याद रखेंगे। यानी कि शियर स्ट्रेस अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो कैसा है, क्लॉकवाइज है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये कभी कभी उसका साइन, उसका नेचर पूछा जाता है, इसका प्रकृति पूछी जाती है। और वर्टिकल क्लॉकवाइज, अगर एंगल की बात करें तो वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है वो क्लॉकवाइज थीटा है, तो वो निगेटिव लेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा, जो जितना झुका हुआ प्लेन है उसका एंगल की बात हो रही है, तो अगर वो थीटा क्लॉकवाइज है तो हम निगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने देखा स्टूडेंट कि एक सिंगल डायरेक्शन में लोड लग रहा था, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा था नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस पर। अब इसी में हम स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगी बट देन टू आप इसको पूरा कंप्लीट करके देखिएगा। अब हम दूसरा जो इसी में केस पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन ये ले रहे हैं कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज लग रहे हैं, यानी कि दो बल लग रहे हैं यहाँ पे परस्पर लंबवत डायरेक्शन में, परस्पर लंब बलों के कारण क्या उस पर इफेक्ट आएगा इंक्लाइन प्लेन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स के टाइप में हमने बना रखा है, एक क्यूबॉइड लिया है, देख सकते हैं इसमें। और यहाँ पे ये जो एक इंक्लाइन प्लेन हमने लिया है, ये एसी को जो कट कर रहा है यहाँ से, यानी बीच से हमने ऐसे कट कर दिया है इसको, जो हमने हैच कर रखा है, ठीक है। तो दिस इज आवर योर इंक्लाइन प्लेन, ये थोड़ा सा तिरछा काट हमने काटा हुआ है, तो ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ABCD, जो पहली वाली फेस है उसको ABCD माना हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स डायरेक्शन में है, उसमें जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको हम FX एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो सिग्मा एक्स है, वो दोनों डायरेक्शन में होगा, मतलब राइट वर्ड भी होगा और लेफ्ट वर्ड भी होगा, FX और सिग्मा एक्स। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है FY, और उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो सिग्मा वाई होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ में, ठीक है। तो हमने जेड में नहीं माना है, सिर्फ एक्स और वाई में माना है, बस यही केसेस हम डिस्कस करेंगे, FY और सिग्मा वाई, ये लिखा हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो हम यूनिट लेंथ ले रहे हैं, इकाई लंबाई लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, इसका जो एक सरफेस है, इसका जो एक फेस है, उसी को हम मान के चलेंगे अपनी एनालिसिस करने के लिए, अपने कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसके फेस को हमने यहाँ प्रदर्शित कर रखा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं FY लग रहा है, ठीक है, दिस इज FY। और इसकी वजह से सिग्मा वाई लग रहा है, और सिग्मा वाई लग रहा है यहाँ पे, और इधर पे सिग्मा एक्स लग रहा है, इधर सिग्मा एक्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है वो FX लग रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया है। और यहाँ पे जो इंक्लाइन प्लेन हमने लिया, दिस AC को हम इंक्लाइन प्लेन बोल रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये 45 डिग्री पे नहीं है, थोड़ा सा ये तो यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि ये डायगोनल है, 45 डिग्री पे एक्चुअली नहीं है, वो थीटा डिग्री पे है, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो इस पे जो इंक्लाइन प्लेन है, इसी पे हम जो नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि इसके जो लंबवत डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस है, वो आपकी ये यहाँ पे हमने डैश से प्रदर्शित किया, वो सिग्मा एन है, उसको हमें निकालना है। उसके इस डायरेक्शन में नहीं, शेयर इसके पैरेलल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस आएगी वो टाउ है, वो शेयर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है। तो होप आप लोग को ये क्लेरिफाई हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्स FX की अगर बात करें तो वो क्या होगा, लोड, मतलब लोड बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया, तो या स्ट्रेस बराबर लोड इंटू एरिया। तो यहाँ से हमने निकाल लिया फोर्स बराबर, जस्ट अ सेकेंड, मेरा कर्सर कहाँ चला गया,
तो फोर्स यानी बल बराबर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो प्रतिबल इनटू क्षेत्रफल हम लिखेंगे। अब स्ट्रेस जो है हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स बराबर लिखेंगे सिग्मा एक्स इंटू एरिया। अब जो एफ एक्स है वो देखिए, फोर्स जो है एफ एक्स, दिस एफ एक्स वो किस फेस पे लग रहा है, तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट, चाहे तो अब यहाँ पे कंसीडर करें चाहे यहाँ पे हम कंसीडर करें, ये एफ एक्स जो लग रहा है ये बी सी फेस पे लग रहा है, ठीक है, यानी दिस ये वाले जो पोर्शन पे इस पे लग रहा था, तो ये जो बी सी है इसको लेंगे और ये यूनिट लेंथ लेंगे, ये वाली इसकी यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है। तो बी सी इंटू एरिया क्या हो जाएगा, बी सी इंटू इसकी जो काट वाला जो समतल है उसका जो उसकी जो लेंथ है वो लिखेंगे बी सी इंटू वन, यानी कि एरिया हो जाएगा बी सी इंटू वन हो जाएगा, यूनिट लेंथ की वजह से हम वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल फोर्स जो ऊर्ध्वाधर फोर्स है वो क्या होगा सिग्मा वाई, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है इधर पे, तो इसकी लेंथ को हम लेंगे ए बी, और जो इसकी इधर वाली लंबाई उसको हम यूनिट लेंथ मान रहे हैं, तो उसको ए बी इंटू ए वन से हमने एरिया लिख दिया, तो एफ वाई बराबर सिग्मा वाई इंटू एरिया ये आ गया। तो ये वर्टिकल फोर्स हो गया, यानी कि क्षैतिज बल और ऊर्ध्वाधर बल का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमको निकालना है नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन एसी, जो हमने एसी ऑब्लिक प्लेन लिखा है तिरछा काट, उस पर हमने फोर्सेस और स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल जो फोर्स होगा, पहले हमने नॉर्मल फोर्स निकालना है, देन हम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल पाएंगे, क्योंकि एरिया से डिवाइड करके। तो नॉर्मल फोर्स यानी कि लंब बल कैसे निकालेंगे, अब वहां पे देख सकते थे कि उस केस में सिर्फ एक एफ डब्ल्यू लग रहा था, तो उसको हमने रिजोल्व कर लिया था। अब यहाँ पे अगर बात करें तो दो फोर्सेस लग रहे थे, एफ एक्स और एफ वाई लग रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं एफ एक्स लग रहा है और एफ वाई लग रहा है। अब एफ एक्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ से भी एंगल थीटा होगा, तो इस एफ एक्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ एक्स का कंपोनेंट हमने लिखा है एफ एक्स कॉस थीटा, और साथ ही साथ एफ वाई का भी एक घटक आएगा एफ वाई, तो देख सकते हैं दिस इज योर, जस्ट अ सेकेंड, एफ वाई, तो दिस इज योर एफ वाई। अब इसका घटक की बात करें तो ये एंगल थीटा है, तो इधर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, लेकिन इधर से एंगल नहीं दे रखा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में तो कॉस आएगा, और इधर डायरेक्शन में नॉर्मल वाले डायरेक्शन में साइन आएगा, तो एफ वाई साइन थीटा। तो नॉर्मल हम फोर्स लिख रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स का माना जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा और एफ वाई साइन थीटा, ओके। अब यहाँ से हम नॉर्मल फोर्स निकाल लिया है, तो स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, तो फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस को हम सिग्मा एन लिख रहे हैं, और एरिया क्या लिख रहे हैं, ए सी इंटू ए, ठीक है, क्योंकि एरिया हम कौन सा लेंगे, जो ए सी वाला एरिया, ठीक है, ए सी पे एसी की लंबाई और यूनिट लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 मान लिया है। अब दोनों को हम क्या कर दें, इक्वाइट कर दें, क्योंकि एन बराबर ये भी है एन बराबर वो भी है, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया है। तो सिग्मा एन इंटू ए सी इंटू वन बराबर एफ एक्स कॉस थीटा प्लस एफ वाई साइन थीटा, और एफ एक्स और एफ वाई का मान ऑलरेडी हमने पीछे यहाँ पे निकाल रखा था, देख सकते हैं सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू वन और सिग्मा वाई इंटू ए बी इंटू वन। तो यहाँ पे हम एफ एक्स और एफ वाई का मान रख देंगे, एफ एक्स का मान सिग्मा एक्स इंटू बी सी इंटू वन, और एफ वाई का मान आपका सिग्मा वाई इंटू ए बी वन इंटू वन, और साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ए सी है उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ सिग्मा एन बचेगा, क्योंकि हमें सिग्मा एन ही निकालना है नॉर्मल स्ट्रेस, तो बी सी अपॉन ए सी हो गया, और इधर ए बी अपॉन ए सी हो गया, दोनों तरफ डिवाइड हो गया। अब बी सी अपॉन ए सी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं थीटा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, जस्ट अ सेकेंड, तो दिस ट्रायंगल यहाँ पे देख सकते हैं ये थीटा है, तो ये आपका बी सी है, दिस इज बी सी, और ये ए सी। तो ये जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें कॉस थीटा लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी सी अपॉन ए सी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉस थीटा यानी बी सी अपॉन ए सी की जगह कॉस थीटा लिख देंगे, तो कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसी फॉर्मूले में ए बी अपॉन ए सी निकालेंगे तो साइन थीटा देगा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस आ गया इंक्लाइंड प्लेन पे, अगर दो फोर्सेस लग रहे होते या दो स्ट्रेस लग रहा होता है तब। तो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा। अब हम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, दोनों चीजें निकालनी है। तो शेयर स्ट्रेस के लिए हम शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा, तो शेयर फोर्स के लिए हमें वही रिजोल्व करना पड़ेगा पैरेलल डायरेक्शन में। तो एफ वाई का अगर कंपोनेंट देखेंगे तो इधर से एफ वाई का कंपोनेंट, इधर से एंगल दे रखा, तो एफ वाई कॉस थीटा लेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देख सकते हैं एफ वाई का कंपोनेंट एफ वाई कॉस थीटा, और एफ एक्स का कंपोनेंट देखें, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट,
एफ एक्स का कंपोनेंट। तो एफ एक्स यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, ये देख सकते हैं एफ एक्स इसको माना हुआ है। एफ एक्स का कंपोनेंट अगर देखेंगे तो इधर जो है आपका दिस एंगल इज थीटा, और इधर जो इसको कंपोनेंट को हम उधर या तो ले जाएं या तो इधर इधर की डायरेक्शन में इसको घुमाएं, ठीक है। तो ऐसे घुमाएंगे तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी आपकी। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा एफ एक्स का वो कितना आएगा स्टूडेंट, क्योंकि इधर से थीटा उधर दे रखा तो उधर कॉस, इधर आ जाएगा साइन, तो एफ एक्स साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन इधर है और शियर फोर्स हमने जो लिया हुआ उसकी डायरेक्शन इधर है, तो निगेटिव में हम इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में एफ एक्स साइन थीटा, तो दिस इज माइनस एफ एक्स साइन थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। और स्ट्रेस शियर फोर्स बराबर शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस को हमसे सिग्मा एक्स लिखा है, या टाउ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट में मैंने टाउ लिखा है। तो सिग्मा एक्स इंटू एरिया, एरिया किसका, ए सी इंटू यूनिट लेंथ, तो ए सी इंटू यूनिट लेंथ हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन को हम फिर इक्वेट कर देंगे सिंपली, जैसे वो उसमें पीछे किया था। फिर ए सी को उधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका ये सिग्मा और एफ वाई और एफ एक्स का मान रख देंगे, तो ये आपका ए बी अपॉन ए सी, इधर बी सी अपॉन ए सी, और ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा देगा और बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा देगा। तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब टू से हम क्या कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू साइन थीटा कॉस साइन टू थीटा हो जाएगा, और साइन टू थीटा कॉमन आ जाएगा और नीचे टू बच जाएगा। तो यहाँ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स साइन टू थीटा बाई टू, और ये सिग्मा एक्स को हम टाउ भी लिख सकते हैं, तो टाउ बराबर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू इंटू साइन टू थीटा। ये आ गया आपका शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला, वो आ गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बना के इसको याद कर सकते हैं। अब इसका मैक्सिमम मान, जैसे हमने उसमें देखा था मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे, तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम मान शियर स्ट्रेस की अगर बात करें तो साइन टू थीटा का मैक्सिमम मान तब होगा जब साइन टू थीटा का मान 1 आएगा। तो साइन टू थीटा बराबर 1 रख दिया है, तो टू थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अब थीटा बराबर 45 डिग्री इसमें रख देंगे तो टाउ मैक्स मिल जाएगा हमें मैक्सिमम मान, ये आपका सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स मिल जाएगा। और यही एंगल हम इसमें रख दें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा एन मिल जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस का मैक्सिमम मान तो कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45, और ये आपका कॉमन होके 1 हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। उसको एक्चुअली क्या करेंगे, हम उसको कॉस थीटा साइन थीटा से ब्रेक करेंगे, तो ये फाइनली आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू आएगा। हम करेंगे क्या, यहाँ टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ से हम निकालेंगे कॉस टू थीटा से। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो फाइनली हमें मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू आएगी। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा मैक्सिमम वैल्यू भी। अब यहाँ पे उस केस में भी हम नॉर्मल स्ट्रेस निकाले थे, शियर स्ट्रेस निकाले थे, और उसका रिजल्टेंट भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने एसी ये हमने फेस लिया था, ये एसी आपका इंक्लाइन प्लेन था। अब इस पे एक नॉर्मल स्ट्रेस हमने ये निकाला, ठीक है, ये सिग्मा एन है। एक शियर स्ट्रेस हमने यहाँ निकाला। अब ये दोनों स्ट्रेसेस हैं और ये 90 डिग्री पे हैं, तो इनका हम कुछ रिजल्टेंट भी हमें निकालना है, तो उसका रिजल्टेंट भी हम इस पे इधर से निकाल सकते हैं। और रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, आपने फोर्सेज में मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ भी होगा, उसको सिग्मा आर बोलेंगे। परिणामी कैसे निकालेंगे, वो अंडर रूट में सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा मतलब टाउ स्क्वायर। तो जैसे हमने फोर्सेस का रूट लेके करते थे ना, परिणामी बल निकालते थे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, उस तरीके से सिग्मा एन का स्क्वायर और टाउ का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो ये रिजल्टेंट दे देगा। अब रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, यानी कि उसका जो झुकाव है, वो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल है उसको फाइव मानेंगे, तो रिजल्टेंट का जो एंगल है उसको फाइव माना है, और उसको हम निकालेंगे tan लगा के, तो वो कितना आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस, तो सिग्मा एन अपॉन टाउ। तो यहाँ पे अल्फा बराबर tan इनवर्स सिग्मा एन बाई टाउ। तो हमने इस तरीके से झुकाव भी निकाल लेना है और रिजल्टेंट भी निकाल लेना है। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। और वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई, बट स्टिल आपकी इसको पूरा देखें। इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, संतुलन के लिए आवश्यक पूरक कर्तन प्रतिबल। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ए बी कोई लेंथ है, यानी ए बी कोई फेस है, उस पर अगर टाउ लग रहा है, ठीक है, और तो इसको हमने अभी तो टाउ वन टाउ टू माना है, तो ये जो और बी सी जो है उस पे फेस पे भी एक टाउ टू लग रहा है। तो अगर टाउ वन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इधर बी सी पे भी एक स्ट्रेस टाउ टू लगेगा, और ये दोनों स्ट्रेस बराबर होंगे। मतलब ये कहने का कि अगर ए बी पे कोई टाउ लग रहा है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में एक संतुलन के लिए एक दूसरा स्ट्रेस शियर स्ट्रेस भी आएगा, अपने आप पैदा हो जाता है, ताकि ये संतुलन बना रहे। तो यानी टाउ वन और टाउ टू इक्वल आएंगे। तो हम इसको लिए क्या करेंगे, बस उसको प्रूफ करने के लिए हम, जैसे आपने वहाँ पे मोमेंट लेते थे ना मैकेनिक्स में, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे हम मोमेंट ले लेंगे। तो सी पॉइंट पे अगर मोमेंट ले लेंगे, तो टाउ वन का मोमेंट जो आएगा, टाउ वन इंटू मतलब फोर्स, इसको लिखेंगे ना, तो टाउ वन इंटू एरिया, यानी कि फोर्स आ जाएगा टाउ
टाउ 1 इंटू एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वाली आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो टाउ 1 इंटू एरिया ऑफ ए बी, ये आपका फोर्स हो गया ए बी पे, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सी बी लिख दिया। फिर टाउ 2, ये आपका टाउ 2 है, तो टाउ 2 इंटू एरिया ऑफ ए डी, उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, तो ये आपको हमने लिख दिया है टाउ 2 की लीजिएगा सी डी, तो सी डी आ गया आपका। तो टाउ 1, और यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी क्या लिखेंगे, ए बी इंटू यूनिट लेंथ, तो ए बी को हमने ए लिख दिया है उसकी लेंथ, और इधर की भी जो लेंथ है वो भी हमने ए लिख दिया क्योंकि ये क्यूबॉइड था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ए बी, और आपका टाउ 1 बराबर टाउ 2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये टाउ एक्स वाई लगता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस लगता है कि जब भी आपका कहीं पे भी किसी भी फोर्स सिस्टम में, स्ट्रेस सिस्टम में कोई स्ट्रेस एक्ट कर रहा होता है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रेस और आता है दूसरे अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एंटी क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस भी आएगा, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो बोर मत होइए, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, और आगे भी हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेस और इसका प्रिंसिपल स्प्लेन क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को देखिए, और इसके नोट्स भी मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा, और कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।